हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है गैदर हिस्ट्री में। चलिए आज हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। कक्षा 7 की साइंस अध्याय 1 जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है आपका जल। कह रहा है, क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे, है ना। आप जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपने कभी भी घर में हो या फिर और कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे जल की कमी महसूस की है? अगर की है तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो आपके माता पिता, सभी शिक्षक जो होते होंगे वो क्या कहते हैं, सलाह देते हैं कि जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबारों, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है ना। हमने कभी इस प्रति आपने कभी गौर किया है कि आखिरकार जल के लिए इतने लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्यों इनके प्रति ध्यान देते हैं? अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमें जागरूक किया जाता है कि जल को बर्बाद ना करें। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। हर एक साल हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर इतना जल के प्रति हमारा ध्यान क्यों है? जल आखिर कारण क्या है इसका? हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? सोचने वाली बात है कि आखिरकार जल के लिए इतना हम प्रयत्न क्यों करते हैं? इतना सारा जो प्रतियोगिता होता है, आखिर इसका रीजन क्या है? चलिए तो इसका रीजन के बारे में जानते हैं। फिर कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरने प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम जल की कमी को सामना कर रहे हैं, है ना। देखते हैं, खास करके जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो हर जगह पे तो नहीं कर सकते, लेकिन खासकर जहाँ पर पानी की उपलब्धता कमी होती है वहाँ पे क्या होता है, पानी के लिए लोग लड़ाई झगड़े करते नजर आते हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़ी नजर आते हैं। आखिर कारण क्या? आखिरकार हम जल की कितना कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बाबू हम एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जा रहा है, आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं और इससे पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जल की कमी है और इसका कारण क्या है। आज हमारा विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो जल के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो किसके लिए होगा, जल के लिए होगा। आखिरकार हम देखते हैं कि इतना सारा समुद्र में जल है, हमारा पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जो है वो क्या है, जल से भरा पड़ा है, फिर भी जल की कमी क्यों है? चलिए तो आगे इसके बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। ठीक है, कह रहा है हमारे पृथ्वी पर तो जल के बारे में हम जान चुके हैं कि कितना प्रतिशत जल है, लेकिन उसमें मृदु जल यानी कि पीने योग्य, उपयोग योग्य मीठा जल कितना प्रतिशत है वो हम नीचे तालिका के पढ़कर जानेंगे। कह रहा मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि एक बाल्टी लीजिए जिसमें क्या हो, पानी भरा हो, उसमें 20 लीटर पानी आया हो, और उस जल को आप मानिए कि ये क्या है, पूरे पृथ्वी पर जितना मौजूद जल है वो है। अब क्या कीजिए, एक 5 ml क्षमता वाले एक चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यानी 5 ml वाले चम्मच से धीरे धीरे मग में 100 ml के मग में पानी को निकालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है। देखिए, इस प्रयोग से यह समझ में आ रहा है कि जो मतलब आप
5 ml के चम्मच से मग में पानी निकालें, वो क्या है? पृथ्वी पर मौजूद जल में से मृदु जल, यानी कि पीने योग्य जल है और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी जल है। ठीक है। अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और कह रहा है अंत में उस बड़े बाल्टी से 1/4 बाल्टी से नहीं, मग से 1/4 चम्मच, ठीक है, जल को निकालिए। वो जो जल प्रदर्शित करता है वो हमारे विश्व में जितने भी नदी हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आगे, मग से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौम जल में उपयोग में लाया जा सकता है, जो कि प्रदर्शित करता है। अब उसी मग से क्या कीजिए, मग से 30 चम्मच जो जल है उसको किसी गिलास में डाल दीजिए, जो कि यह प्रदर्शित कर रहा है कि वो हमारे पृथ्वी के अंदर है, जिसको कि हम उपयोग में लाते हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं जल के बारे में। देखिए बाबू, जल तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारा है ना। हमारा पृथ्वी के 3 हिस्सा में क्या है, सिर्फ एक 71%, पृथ्वी का 71% भाग पर जल ही जल है। लेकिन वो जो जल है वो क्या है, खारा जल है, यानी कि उसको हम पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना तो खाना बनाने में कर सकते हैं, सिंचाई करने में नहीं कर सकते हैं, और ना ही कपड़ा को धोने में कर सकते हैं। यानी किसी भी हमारे उपयोग का वो जल नहीं है, वो बेकार का जल है एक तरह से माना जाए तो। ठीक है, क्योंकि अगर उससे सिंचाई करते हैं तो फसल खराब हो जाएगी, कपड़ा अगर धोते हैं तो कपड़ा का स्लाइब खराब हो जाएगा, अगर हम उसे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर पे तरह तरह का त्वचा संबंधित बीमारी हो सकती है, इसलिए वह जल हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। ठीक जिस तरह से उसका कुछ भाग क्या है जो नदियों में संचित है, भूमि के अंदर है, वही क्या है, मृदु जल है, यानी कि मीठा जल है, उपयोगी जल है, इसलिए जल को बचाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रयोग भी दिया गया था जिसको कि आपने हम पढ़ा दिए। अब देखिए भौम जल, यदि जल की कुल मात्रा की बाल्टी में भरे जल जितनी होती हो तो उसमें से मृदु जल की मात्रा 1 मग पानी ही होता है। कह रहा है पृथ्वी में जितना बाल्टी में भरा जल है उतना अगर पृथ्वी पर है तो 1 मग में जो पानी आप भरें वो क्या है, मृदु जल है, यानी कि मीठा पानी है। शेष पानी तो समुद्र में खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों के स्थायी बर्फ के रूप में है। और कह रहा है जो मृदु जल हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका कुछ भाग हिमनद, यानी कि बर्फ की नदी और बर्फ का पहाड़, ध्रुवीय बर्फ, ये सब के रूप में जमा हुआ है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यानी जो हम जल उपयोग करते हैं अपने जीवन में पीने के लिए, वो कौन सा जल है, वो सिर्फ जल है भूमिगत जल और नदी का जल। यह कुल जल का मात्र 0.00% है, यानी कि हमारा जितना जल है उसका 0.00% जल ही क्या है, भूमि के अंदर है, जिसे कि हम उपयोग में पूरे वर्ष लाते हैं। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर परिवार वाले समुदायों के लोगों से भी बांट सकते हैं, है ना। ये जो जानकारी आपको मिली इससे आपको चिंता हो रही होगी आखिरकार इतना जल की कमी कैसे है। इसको हमें अपने समुदाय से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारों को भी क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। ये सभी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या करता है, जल चक्र का निर्माण करती है। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को शब्दों में नोटबुक में लिखिए, है ना। आप अपनी जानकारी को क्या, कि आप पिछले कक्षा यानी 6th क्लास में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद है तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अति व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम को सही शब्द लिखिए। कह रहा है यहाँ पे जल चक्र का जो है वो अलग अलग क्रम में लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। अब उन वर्ड को आपको सजाना है कि कौन से कौन क्रम में आएगा। देखिए पहला में है जमभौल, पसवा, धनंसन, दलवा, नर्जवोत्सव, पार्स। तो पहले क्या होता है बाबू,
पहले क्या होता है, पहले ये 1 नंबर में आता है आपका, 2 नंबर 1 नंबर आ जाइए, ये जो नदी का जल, ये बारिश का जो जल आता है वो बहकर कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है ना। और दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका, ये समुद्र जल कहाँ जाता है, बाष्प के रूप में ऊपर जाता है। बाष्प के रूप में ऊपर जाकर क्या होता है, ये बादल का रूप ले लेता है, और यह बादल फिर ठंडा होकर ये ऊपर जाता है, और बादल के रूप में बनकर बादल ठंडा होकर क्या होती है, वर्षा होती है। फिर ये जल पृथ्वी पर आती है और फिर से नदी नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, और इस तरह से ये चक्र चलते रहता है। चलिए, आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल की इसकी तीनों अवस्थाओं, ठोस यानी कि जो बर्फ हो गया, द्रव यानी कि जल, और गैस यानी जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है ना। ये जो चक्र चलता है, इसके माध्यम से ये जो जल का तीनों रूप होता है वो उसका प्रक्रिया चलते रहता है। बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों और बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। कह रहा है जो बर्फ का ठोस रूप होता है वो कहाँ पाया जाता है, हिम के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में ध्रुवों और पहाड़ों पर पाया जाता है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है, और जो गैसीय अवस्था में जो जल होता है वो हमारे आसपास जो वायु होती है यानी हवा है, उस वायुमंडल है, उसमें वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल स्थिर मात्रा बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इसलिए जानकारी से राहत मिली है ना। जैसे जल का जो प्रक्रिया है, इससे 3 अवस्था चलते रहते हैं। इन प्रक्रिया को चलने से क्या होता है, ये चक्र चलते रहता है। लेकिन ये इस पर क्या जितने भी पृथ्वीवासी हैं सब क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। तो क्या लगता है कि आपको ये सब कुछ जल को पूर्ति हो जाता होगा। तो इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप में दिया गया है, आप अपनी कक्षा के बच्चों की एक सूची बनाइए। पुनः प्रत्येक बच्चे से कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के सारे विद्यार्थी का एक सूची बनाइए और उनसे कुछ प्रश्न कीजिए। उत्तर को सारणीबद्ध करके यह जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है। यानी कि उनसे यही पूछना है कि आपके घर में कितना जल किस चीज़ में खर्च हो रहा है। प्रत्येक कार्य के लिए जल किन स्रोतों से प्राप्त होता है, इसकी आपूर्ति के लिए उन्हें या उनके घर के लोगों को क्या करना पड़ता है। यानी कि जो उनके पास जल अवेलेबल आता है, जल कहाँ से आ रहा है और उनके लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को जानें। यहाँ पे आपका टॉपिक बनाया हुआ है सूची, आपको इसको लिखना है। बच्चे का नाम, पीने के जल, भोजन बनाने के जल, स्नान के जल, बर्तन धोने के लिए जल। ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा जानकारी से मिलेगा आपको। चलिए, यह सूची कम से कम 10 बच्चों के लिए बनाई जाए। यानी कि यह कम से कम आप 10 बच्चों को बनाए जरूर। इन उत्तरों से यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके क्षेत्र में किन किन जल स्रोतों का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। पुनः तालिका का अवलोकन कर उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। आपके क्षेत्र का सबसे प्रमुख जल स्रोत क्या है, जल स्रोत की घर से दूरी कितनी है और जल की उपलब्धता की स्थिति क्या है, ठीक है। यानी कि आप पता कीजिए कि आपके आसपास जल कितना प्रतिशत है और जल पीने का जल कहाँ से आता है, सिंचाई के लिए जल कहाँ से आता है, आपके लिए जल की उपलब्धता क्या है। आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जल पूर्ति की व्यवस्था होती है। जल पूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइन बिछाई जाती है। जल के आसपास की झीलें, नदियाँ, तालाब अथवा कुओं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों एवं गांवों में स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूर पर होते हैं। वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है। आखिरकार हमें जहाँ पर बड़े बड़े शहर वहाँ तो जलापूर्ति का व्यवस्था होता है, लेकिन खास करके गांव में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होता है। जहाँ दूर भी जल होता है, यानी कि हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी हमें वहाँ से जल को लाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन है, ठीक है।
और इसका जो हमारा अभी भी हमारा देश के अंदर इतना सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो जल प्राप्त करने के लिए कुआं, नलकूप अथवा जल हैंडपम्प का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए यही, अब कल से हम पढ़ेंगे, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भूमिगत जल एवं महत्वपूर्ण स्रोत। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप इसका सेकंड पार्ट में जा करके इसका सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।